से चहकती हुई सलोनी को देखकर वृंदा ने कहा, सलोनी, आज तो बहुत खुश है। तुझे ऐसे खुश देखकर मुझे बहुत जलन हो रही है। पर जलन क्यों वृंदा दी? आप तो जानती हैं कि ये खुशी मेरे जीवन में कितने इंतजार के बाद आई है। हाँ जानती हूँ सलोनी, पर तेरे जीवन में आई तो सही। कहकर वृंदा रुआंसी हो उठी। ये क्या दी, आप ये रोना धोना बंद कीजिए, वरना अभी हमारे घर वाले आएंगे तो आपको इस तरह से रोता हुआ देखकर क्या सोचेंगे। कहकर सलोनी जाने के लिए उठी ही थी कि उसकी ताई जी आ गईं और वृंदा से बोली, वृंदा बेटा, तू परेशान मत हो, इसकी खुशियां ज्यादा दिन नहीं ठहरने वाली, बस कुछ ही दिन की मेहमान है, फिर तू देख लेना, आ जाएगी तेरी तरह टेसुए बहाते हुए एक दिन। ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? मुझे ना मिली ना सही, कम से कम सलोनी को आशीर्वाद तो दो कि इसके जीवन में हमारे हिस्से की भी खुशियां आए। कहकर वृंदा अपनी माँ को पुचकारने लगी, जिसे हटाते हुए वृंदा की माँ बोली, अरे छोरी, मेरे कहने ना कहने से का होवे, ये तो सारा मोहल्ला कहे है कि सलोनी ने गलत लड़के से शादी कर ली है, निभ जाए तो कहना। अपनी माँ की बात सुनकर वृंदा फिर अपनी माँ पर बेफरते हुए बोली, कौन कहे है माँ? ये तू कह रही है और कोई नहीं कह रहा। हाँ, तुझे तो बस मैं ही खटकती हूँ, बाकी सब तुझे अच्छे लगते हैं। अरे एक बार जाके जरा सन्नू आंटी से तो पूछ, वो क्या कहती हैं उस लड़के के बारे में। क्या कहा माँ सन्नू आंटी ने? वो क्या कहेंगी? उन्होंने कभी अपनी बेटी सिम्मी को नहीं देखा कि वो क्या क्या गुल खिलाती है। माँ बेटी की इस आपसी बहस को सलोनी कब से सुन रही थी। उसे लगा कि विवाद कहीं ज्यादा न बढ़ जाए, जैसे अक्सर बढ़ जाया करता है, इसलिए वो बीच बचाव करते हुए बोली, वृंदा दी, आप मेरे साथ आइए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। कहते हुए वृंदा को लेकर सलोनी अपने कमरे में चली आई और फिर दरवाजा बंद करके बोली, दी, आप ताई जी को जानती ही हैं कि उनकी जुबान जब आग उगलने लगती है तो बंद नहीं होती है। फिर मुझसे तो न जाने क्यों हमेशा नाराज ही रहती हैं, जबकि मैं माँ के जाने के बाद उनमें ही अपनी माँ का अश्क देखती आई हूँ। कहकर सलोनी रोने लगी और फिर बोली, आप तो जानती हैं कि मैंने इनके तानों से तंग आकर ही इतनी जल्दी शादी कर ली, वरना मैं तो अभी आगे और पढ़ना चाहती थी। कहकर सलोनी वृंदा की गोद में अपना सिर रखकर तेज तेज रोने लगी। सलोनी को इस तरह से रोता हुआ देखकर वृंदा के भी आंसू निकल आए और वो सलोनी से बोली, रो ले सलोनी, आज जी भर कर रो ले, कहाँ छुपा कर रखा था इन आंसुओं को इतने दिन से। मैं तो समझती थी कि तू बहुत बहादुर है, जो मेरी माँ की झिड़कियों को चुपचाप सहन कर लेती है, लेकिन आज पता चला कि पीड़ा तो सबको होती है, कोई बता लेता है तो कोई छिपा लेता है। मैं तेरी सहन शक्ति को सलाम करती हूँ, जो तू इतने दिनों से इस पीड़ा को सहन कर रही है, वो भी बिल्कुल खामोश होकर। कहकर वृंदा सलोनी के बालों में अपनी उंगलियों को तब तक फेरती रही जब तक सलोनी नींद की आगोश में नहीं चली गई। सलोनी को इस तरह से अपनी गोद में सोता हुआ देखकर वृंदा के मन में अचानक ही मातृत्व सुख उमड़ आया। फिर वो सलोनी को किसी बच्चे की भांति अपलक निहारते हुए छाती से चिपकाए कब सो गई, वो जान ही नहीं पाई। वृंदा आज अपने अंदर उस मातृत्व सुख को पूरी तरह से महसूस कर लेना चाहती थी, जिसके लिए उसका हृदय विवाह के बाद भी रिक्त रहा, क्योंकि विमल ने तो कभी उसे अपनी पत्नी माना ही नहीं, बल्कि उल्टे ही उसके ऊपर चरित्रहीनता का लांछन लगाकर वृंदा को अपने जीवन से निकाल फेंका था। फिर कैसा विवाह, कैसा दाम्पत्य सुख और कैसा मातृत्व सुख, इन सारे सुखों से अभी तक तो वो परिचित ही नहीं थी। उस दिन से वृंदा लगातार अपने भाग्य को कोसती चली आ रही थी। कितनी बार उसके दिल में आया कि आत्महत्या कर ले, नदी या तालाब में कूदकर अपनी जान दे दे। उसने कई बार कोशिश भी की, लेकिन बीच में सलोनी किसी दैवीय शक्ति की भांति न जाने कहां से प्रकट हो जाती और उसके बढ़ते हाथों को रोक लेती। वृंदा कई बार अपने इस प्रयास को असफल होता हुआ देखकर एक दिन खुद ही निर्णय कर बैठी कि नहीं, आखिर मैं ही क्यों मरूं, गुनाह क्या है मेरा, यही ना कि माँ की जिद के कारण मुझे उस खूंटे से बांध दिया गया जिसमें मुझे संभालने की सामर्थ्य न थी। वृंदा की बातें सुनते सुनते सलोनी तो पहले ही वृंदा की गोद में सिर रखकर सो गई थी। उसके बाद वृंदा भी अपने बुरे अतीत को याद कर कब सो गई वो जान ही नहीं पाई। तभी अचानक सलोनी नींद में ही चीख पड़ी, माँ पापा, आप लोग क्यों मुझे अकेला छोड़कर चले गए? एक बार भी नहीं सोचा कि आपकी बेटी इस संसार में अकेले कैसे रहेगी। सलोनी को इस तरह से नींद में चीखता हुआ देखकर
वृंदा की आंख खुल गई और वो सलोनी को जगाते हुए बोली, क्या हुआ सल्लू, कोई बुरा सपना देख लिया क्या? सलोनी ने वृंदा की बात का कोई उत्तर नहीं दिया, तो वृंदा भी समझ गई कि सलोनी ने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। फिर वृंदा भी अपना एक हाथ सलोनी के ऊपर रखकर सो गई और दोनों अपने अतीत की पुरानी स्मृतियों में खो गईं। अचानक ही सलोनी की आंखों के आगे वो दृश्य पूरी तरह से नाच उठा, जब सलोनी की माँ सब्बो उसके आगे पीछे उसको खिलाने के लिए दौड़ा करती थी और सलोनी भी कम नखरे नहीं दिखाती थी, खो गईं। अचानक ही सलोनी की आंखों के आगे वो दृश्य पूरी तरह से नाच उठा, जब सलोनी की माँ सब्बो उसके आगे पीछे उसको खिलाने के लिए दौड़ा करती थी और सलोनी भी कम नखरे नहीं दिखाती थी। जब सब्बो को परेशान करने में भाग भाग कर तब बेचारी सब्बो का कितना बुरा हाल हो जाता था, ये सब्बो ही जानती थी। और ऊपर से सलोनी को अपनी माँ से जीत जाने की जो खुशी होती थी वो सलोनी के चेहरे पर देखते ही बनती थी। फिर ऊपर से जसवीर का आकर ये कहना कि इसीलिए कहता हूँ सब्बो रानी, जरा घी तेल कम खाया करो, दिन ब दिन फूलती ही जा रही हो, देखो कैसे हाँफ रही हो। फिर वो सलोनी को अपनी गोद में उठाकर कहते कि शाबाश पुत्र शाबाश, जैसे आज अपनी माँ को हराया है। ये देखकर यही लगता है तू एक दिन बहुत कुशल धाबिका बनेगी। अपने पापा जसबीर की बात सुनकर सलोनी प्रश्न कर बैठी, पापा पापा ये धाबिका क्या होता है? धाबिका धाबिका मतलब बहुत तेज दौड़ने वाली पुत्र, कहकर जसबीर हंस पड़ा, जिसकी हंसी सुनकर सब्बो जसबीर के पास आकर बोली, ऐसे नहीं बन जाएगी धाबिका, धाबिका बनने के लिए भी घी दूध खाना पड़ता है, चल इधर आकर बैठ जा, मैं तुझे खाना खिलाती हूँ। कहकर सब्बो वहीं बैठ गई। सब्बो के बैठते ही सलोनी दूर जाकर खड़ी हो गई और सब्बो से बोली, नहीं खाना मुझे, मुझे आपकी तरह मोटा नहीं होना है। सलोनी के मुंह से ऐसी बात सुनकर सब्बो जसबीर की तरफ देखकर आंखें नचाती हुई बोली, बहुत सिर पर चढ़ा रखा है अपनी लाडो रानी को, मैं भी देखती हूँ आज कैसे नहीं खाती है। कहकर सब्बो आवाज लगाने लगी, वृंदा बेटा देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी सुंदर बारबी डॉल लेकर आई हूँ, आओ जल्दी से आकर ले जाओ। सब्बो के इतना कहते ही सलोनी दौड़ते हुए सब्बो के पास आकर बोली, नहीं माँ, मुझे बारबी डॉल चाहिए। वृंदा दीदी के पास तो पहले से ही ढेर सारी डॉल हैं और पता है कल ही ताऊ जी 2 बारबी डॉल लेकर आए हैं, एक मेरे लिए और एक वृंदा दी के लिए, लेकिन ताई जी ने मुझे नहीं दिया तो मैं क्यों दूं? कहकर सलोनी घूम घूम कर बारबी डॉल खोजने लगी, किंतु जब उसे नहीं मिली तो रुआंसी होकर बैठ गई। सलोनी को इस तरह से गुमसुम बैठे हुए देखकर सब्बो धीरे से उसके पास आकर बैठ गई और बोली, मेरी गुड़िया रानी पहले खाना खा लो, फिर मैं आपको बारबी डॉल दूंगी। सब्बो की बात सुनकर सलोनी ने खाना तो खा लिया, लेकिन अब वो लगातार बारबी डॉल की रट लगाए हुए थी। सब्बो कितना भी उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सलोनी का रोना तो जैसे बंद ही नहीं हो रहा था। फिर क्या, एक तमाचा खींचकर जड़ दिया सब्बो ने सलोनी के गाल पर। कुछ देर तक तो सलोनी अपने गालों को छू छू कर रोती रही, फिर रोते रोते सो गई। सलोनी को इस तरह से रोता हुआ देखकर सब्बो भी बहुत देर तक रोती रही और बीच बीच में अपने भाग्य को भी कोसती रही। जब उसने अपने घर वालों के लाख विरोध के बाद भी अपना फैसला नहीं बदला और जसबीर से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन आज सब्बो को रह रहकर अपनी उस गलती पर पछतावा हो रहा था जो उसने जसबीर के प्यार में पड़कर की थी। कितना अच्छा लड़का देखा था सबाना के घर वालों ने उसके लिए, लेकिन उस समय तो उसकी आंखों पर जैसे पट्टी बंधी हुई थी, जो उसे जसबीर के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। कितना विरोध हुआ था उस समय दोनों के रिश्ते को लेकर, धर्म की दुहाइयां भी दी गई थीं, पर सबाना के दिल में तो जसबीर बसा हुआ था और जसबीर के दिल में सबाना। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे और किसी भी कीमत पर एक दूसरे को पा लेना चाहते थे। फिर एक दिन भागकर दोनों ने शादी कर ली और सबाना जसवीर से शादी करके सब्बो बन गई। पूर्वांचल के एक छोटे से गांव में पैदा हुई सबाना अपने 8 भाई बहनों में 7वें नंबर पर थी। पिता की आर्थिक स्थिति भी कोई अच्छी नहीं थी, बस ठीक ठाक ही थी, जिसमें परिवार गुजारा भर हो पाता था। सबाना की मां नरगिस एक पढ़ी लिखी महिला थीं और अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दिलाना चाहती थीं, किंतु पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से कहीं बाहर जाकर काम नहीं कर सकती थीं। यही वजह थी
कि शबाना की मां नरगिस ने अपनी सिलाई की एक छोटी सी दुकान घर में ही खोल रखी थी, जिसकी वजह से उसे जो भी आमदनी होती थी वो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के ऊपर खर्च करती थी। नरगिस अपनी बेटियों को बहुत ऊंची तालीम तो नहीं दिला पाई थी, लेकिन जो भी दिलवा पाई थी उसकी वजह से उसकी 5 बेटियों की शादी तो अच्छे घरों में हो गई। लेकिन शबाना की इच्छा अभी आगे और पढ़ने की थी। ऊपर से बहनों ने भी सपोर्ट कर दिया कि अम्मी हम लोग तो नहीं पढ़ पाए, खैर कोई बात नहीं, किंतु शबाना और सबीहा को तो आगे पढ़ने दीजिए। ठीक है, तुम लोग कहती हो तो ठीक है, एक बार तुम्हारे अब्बू से बात करके देखती हूँ, कहकर नरगिस इमरान से पूछने चली गई तो लेकिन इमरान के कमरे के बाहर से ही वापस आ गई, क्योंकि वो इमरान के गुस्से से भली भांति वाकिफ थी। वो ये जानती थी कि इमरान कभी भी कॉलेज की पढ़ाई के लिए इजाजत नहीं देंगे, वो भी बीएड के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। कोई गर्ल्स कॉलेज भी तो आसपास नहीं था, इसलिए आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें शहर ही भेजना पड़ता था, जिसकी यहाँ कतई गुंजाइश नहीं थी। फिर शबाना क्या, गांव की बहुत सी लड़कियों के लिए इंटरमीडिएट की शिक्षा के बाद आगे पढ़ने की कतई गुंजाइश नहीं थी, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो या साधन संपन्न हो, क्योंकि यहाँ के ज्यादातर लोगों का यही मानना था कि लड़कियां लड़कों के साथ पढ़ेंगी तो खराब हो जाएंगी। यही वजह थी कि इक्का दुक्का लड़कियां ही जो साधन संपन्न थीं अपने निजी वाहनों द्वारा कॉलेज जाया करती थीं, वो भी अपने किसी न किसी संरक्षक के साथ, क्योंकि ये गांव पूर्वांचल का बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव था, जहां ज्यादातर लोगों की मानसिकता को बदलना किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन कहा जाता है कि जहां जितना ही प्रतिबंध लगाया जाता है व्यक्ति उतना ही जानने का प्रयास करता है। फिर ये गांव भी इन चीजों से अछूता ना था। गांव की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों पर चलते हुए नजरें लड़ जाना और फिर एक दूसरे को तिरछी नजरों से देखते हुए इश्क हो जाना किसी से छुपा नहीं था, और उनमें भी ज्यादातर उन्हीं घरों के लड़के लड़कियां होते थे जिनके यहाँ ज्यादातर प्रतिबंध लगाए जाते थे, मतलब रसूखदार लोगों के। लेकिन फिर भी वे अपनी मूंछों पर ताव देते हुए यही कहते हुए घूमा करते थे कि फलाना की बेटियां तो शहर में पढ़े जात हैं, सुना है कि वहाँ लड़का लड़की दोनों साथ में बैठे पड़े हैं। अब भला बताओ, शादी से ई ई सब है भगवान, अब कवन मर्यादा रह जात है ना जाने ऊ फलान गवा का गांव भर में घूम घूम के कैसे मुंह दिखावत है। ओके तो शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में डूब के अपन जान दे देवे के चाही, कह कर खूब ठहाके लगा कर जोर जोर से हंसते, जबकि यही लोग राह चलते दूसरे की बहू बेटियों को घूंघट के भीतर से झांकने का प्रयास करते, जिनको देखकर वे बेचारी अपनी आंखें शर्म से नीचे झुका लेती और जमीन की तरफ देखने लग जाती। लज्जा से झुकी उन आंखों को देखकर भी उनके बाप के उम्र के कई अधेड़ पुरुष किसी न किसी बहाने जानबूझकर उनसे टकरा जाते या उनकी कमर में हाथ लगा देते और न जाने किस सुख का अनुभव करते। कुछ लज्जा विहीन स्त्रियां भी उनके इस कृत्य में मुस्कुराकर उनका साथ देती और पास आने के लिए मानो उन्हें आमंत्रित करती रहती। खैर, यहाँ जितने मुंह उतनी बातें थीं, दूसरे को नीचा दिखाने और अपने को श्रेष्ठ साबित करने के लिए तरह तरह की पैतरेबाजी का इस्तेमाल करना भी यहाँ के लोगों को बखूबी आता था। कभी कभी तो अपने को एक दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध करने में बंदूकें तक बाहर निकल जाया करती थीं, तलवारें खिंच जाया करती थीं, और तो और लट्ठबाजों की लाठियां निकलकर हवा में लहराने लगती थीं। फिर एक दूसरे पर फब्तियां कसना, गालियां देना आम था इस गांव के लोगों के लिए। फिर पल भर में ही ऐसा माहौल बन जाता कि लोग एक दूसरे की परछाई देखने से भी कतराने लगते थे, और अगर गलती से भी दिख जाते तो कहकर या थूक कर रास्ता बदल लेते थे। लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता था। कुछ दिन बाद ही ऐसा मेल मिलाप हो जाता था कि इनको देखकर यही लगता था जैसे इनके बीच में कभी कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ी देर बाद जैसे ही नरगिस अपनी बेटियों के पास आई, सब उतावली होकर पूछने लगीं, अम्मी क्या कहा अब्बू ने? नरगिस अपनी बेटियों के प्रश्नों को अनसुना करते हुए बोली, सबीहा जा, अभी अब्बू के कपड़े दे आ, थोड़ा विश्राम कर लें, तब तक मैं चाय बना लाती हूँ तेरे अब्बू के लिए। कहती हुई नरगिस किचन की तरफ चली गई। किचन में आते ही नरगिस ने जल्दी जल्दी चाय का पानी चढ़ाया
थोड़ी देर में ही चाय बनकर तैयार हो गई और फिर नरगिस चाय लेकर इमरान के कमरे में दाखिल हुई। इमरान ने चाय को जैसे ही होठों से लगाया, एक घूंट पीते ही प्याला नरगिस की तरफ उछाल दिया और गुस्से से बोला, कितने दिन हो गए तुम्हें चाय बनाते हुए, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा। गर्म चाय के छींटे अपने हाथों के ऊपर पड़ते ही दर्द से तिलमिला उठी नरगिस। उसकी आंखों में आंसू निकल आए थे, फिर भी वो हंसते हुए बोली, जी क्या हुआ, चाय अच्छी नहीं बनी क्या, लाइए मैं फिर से बना देती हूँ। कहकर नरगिस जैसे ही कमरे से बाहर जाने लगी, इमरान ने उसकी बाह पकड़ते हुए कहा, ऐसी चाय अपने घर वालों को जाकर पिलाना, अभी तो छोड़ देता हूँ, आइंदा से ऐसी गलती की तो सीधे तेरे अब्बू के घर भेज दूंगा। कहकर इमरान नरगिस को धक्का देकर घर से बाहर निकल आया। बेचारी नरगिस अपने आंसुओं को छुपाते हुई कमरे से बाहर निकल आई, लेकिन आंसू कहाँ छुपते हैं, यदि वो एक बार आ जाएं, तो फिर ये तो प्यार में मिले उस दर्द के आंसू थे जो बार बार उसकी आंखों में किसी न किसी बहाने आ ही जाते थे। इमरान किसी न किसी बहाने नरगिस को ये आंसू देता ही रहता था। नरगिस इमरान का अपने प्रति ये रूखा व्यवहार देखकर सहम जाती थी, लेकिन ये कोई नई बात थोड़ी ही ना थी। अक्सर इमरान नरगिस के ऊपर हाथ उठा देता था और नरगिस के पास रहने के सिवा कोई और चारा भी नहीं था, क्योंकि इमरान जानता था कि नरगिस उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। नरगिस की इमरान से ये दूसरी शादी थी और मायके के नाम पर उसके पास कोई रिश्ता न बचा था। यद्यपि नरगिस ने अपने आंसुओं को छुपाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, किंतु सवाना से आज वो अपने आंसू छुपा नहीं पाई। आग बबूला हो गई सवाना अपनी माँ के आंसू देखकर। फिर वो नरगिस से बोली, क्यों ढो रही हैं आप इस रिश्ते को, छोड़ क्यों नहीं देती अब्बू को, आखिर वो आपको देते ही क्या हैं, कितना तिरस्कार करते हैं वो आपका, लेकिन आप हैं कि चुपचाप सहन करती रहती हैं। अगर मैं आपकी जगह होती तो कब का तोड़ चुकी होती ऐसे रिश्ते को। फिर वो थोड़ी देर बाद रुककर सवाना बोली, ऐसे रिश्ते को ढोने का क्या फायदा जिसमें एक दूसरे के लिए प्यार ना हो, सम्मान ना हो। सवाना की बात सुनकर नरगिस थोड़ी देर तक तो खामोश रही। फिर वो सवाना से बोली, बेटा इतना आसान नहीं होता है रिश्तों से मुंह मोड़ना, कहना जितना आसान होता है तोड़ना उतना ही मुश्किल। लेकिन ये बात अभी तुम नहीं समझोगी क्योंकि तुम अभी बहुत छोटी हो। नरगिस की बात सुनकर सबाना फिर बोली, नहीं माँ, मैं सब समझती भी हूँ और देखती भी हूँ कि अब्बू आपको बात बात पर बिना वजह के डांटते रहते हैं, पता नहीं इतना सब कुछ कैसे सहन कर लेती हैं आप। बेटा, अल्लाह ताला जब जिम्मेदारियां देता है तो सहन शक्ति भी दे देता है, सोचने समझने की शक्ति भी देता है, वरना क्या फर्क रह जाएगा इंसानों और जानवरों में, फिर ये दुनिया कैसे चलेगी बताओ जरा। कहकर नरगिस बाहर आ गई और अपने चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारने लगी। छींटे मारने के बाद जैसे ही उसने अपना चेहरा तौलिए से पोंछा, उसके चेहरे पर एक अलग ही निखार झलक रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कोई नई नवेली दुल्हन अभी अभी मायके से आई है और रोने की वजह से उसकी आंखें थोड़ी सूजी और थोड़ी नम हुई हों। नरगिस भी थी अपने नाम के अनुरूप, खुदा ने गजब का रूप जो बख्शा था उसे, जो भी देखता था देखते ही दीवाना हो जाता था उसका। यही वजह थी कि बहुत ही कम उम्र में उसका निकाह हो गया जावेद के साथ, लेकिन यहाँ भी उसके रूप ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और ऊपर से जावेद की शक करने की आदत ने उसका पीछा नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से नरगिस को 3 तलाक का दंश झेलना पड़ा। फिर हवा के झोंके की भांति एक दिन इमरान आया नरगिस की जिंदगी में। इमरान आया तो नरगिस को जैसे सांसें मिल गईं और फिर उसने इमरान के साथ अपनी दुनिया बसा ली। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे नरगिस को भी ये लगने लगा कि इमरान को उसके होने ना होने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसे बस अपने शारीरिक सुख से मतलब था। नरगिस का स्वास्थ्य कैसा है इसकी उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। दोपहर हो चुकी थी, लेकिन आज नरगिस के पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। न कहीं से बर्तन खटकने की आवाज आ रही थी, न ही कोई शोरगुल सुनाई पड़ रहा था, और सबाना के दिलो दिमाग पर तो जैसे गहरा आघात लगा हुआ था। उसने अपने मन में तय कर लिया था वो अपनी माँ के साथ हुए अन्याय का बदला लेगी किसी न किसी रूप में। यही वजह थी जब भी इमरान सबाना के लिए कोई लड़का देखता तो सबाना उसमें कोई न कोई कमी निकालकर रिजेक्ट कर देती थी, जिसकी वजह से तंग आकर इमरान ने सबाना की शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दिया था और सबीहा की शादी का फैसला कर लिया था।
हालांकि दोनों की उम्र में कुछ ही मिनट का फर्क था। सबाना और सबीहा के लिए आगे पढ़ने के दरवाजे तो पहले ही बंद हो चुके थे, जिसकी वजह से सबाना का घर में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, जबकि सबीहा अपनी शादी की तैयारियों में मग्न थी। फिर सबाना के दिमाग में एक दिन ये ख्याल आ गया कि क्यों ना अम्मी की सिलाई की छोटी सी दुकान को बुटीक का रूप दे दिया जाए। यही सोचकर सबाना धीरे धीरे नरगिस के काम में हाथ बटाने लगी थी। नरगिस भी सबाना में आए हुए इस बदलाव को देखकर काफी प्रसन्न थी, लेकिन इसके साथ ही साथ सबाना के अंदर जो विरोध का स्वर उपजा था, उससे नरगिस डरती भी थी। नरगिस के मन में सबाना को लेकर डर तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ उसे इमरान का भी डर था कि यदि इस काम में कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो इमरान सबाना को तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन उसकी जान ले लेगा। क्योंकि इमरान में लाख बुराइयां होते हुए भी एक अच्छाई ये थी कि वो अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करता था, हमेशा उनकी भलाई के लिए फिक्रमंद भी रहता था। घर आते वक्त उनके लिए कुछ न कुछ खाने की चीजें भी अवश्य लाता था। सबाना को धीरे धीरे बुटीक का काम अच्छा लगने लगा था। बहुत ढेर सारे कस्टमर बन गए थे उसके। सिलाई करने के लिए उसने 2 टेलर भी रख लिए थे। नरगिस का काम उन्हें बस बताना भर रह गया था। अब तक दुकान घर के अंदर चलती थी, जिसकी वजह से घर में सिर्फ महिलाओं को ही आने की इजाजत थी, लेकिन दुकान बाहर हो जाने से अब आए दिन उन महिलाओं के साथ कोई ना कोई पुरुष भी आ ही जाता था। नरगिस भी अपने कस्टमर के साथ बहुत अच्छे से पेश आती थी, जिसकी वजह से उसके कस्टमर काफी खुश रहते थे उससे। इन्हीं में से एक नरगिस की बहुत पुरानी कस्टमर थी मनप्रीत, जो नरगिस से ही कपड़े सिलवाती थी। इधर बहुत दिनों से आई नहीं थी, तो एक दिन नरगिस ने उनका हाल जानने के लिए फोन कर लिया, तो पता चला कि उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है, जिसकी वजह से वो कुछ दिनों तक कहीं जा नहीं सकती। डॉक्टर ने उन्हें मना किया है, तो नरगिस ने भी कह दिया कि आप किसी से भेजवा दीजिएगा, मैं तैयार करा दूंगी। नरगिस के फोन करने के कुछ दिन बाद बुटीक पर एक कस्टमर आया और बोला, ये लीजिए कपड़े, आपने मंगवाए थे। तो उसकी बात सुनकर सबाना उसके ऊपर चिल्ला पड़ी और बोली, मैंने मंगवाए थे? अब जरा ये बताने का कष्ट करेंगे कि कब? ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन माँ ने बताया था कि बुटीक पर दे आना। कहकर वो कस्टमर चला गया, लेकिन सबाना उसको बहुत देर तक देखती रही, जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया, और साथ ही साथ बड़बड़ाती रही, न जाने कहां कहां से चले आते हैं, मुंह उठाए अपनी खाला का घर समझ रखा है। सबाना बड़बड़ा रही थी कि तभी नरगिस आ गई और सबाना से बोली, बेटा किसके ऊपर बड़बड़ा रही हो, मैं भी तो जानूं सही। कुछ नहीं माँ, अभी अभी एक सिरफिरा आया था और कुछ कपड़े देकर चला गया है। इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछती, वो फुर्र हो गया कहकर सबाना चुप हो गई। सबाना की चुप्पी देखकर नरगिस ने कहा, मैं भी तो देखूं जरा कैसे कपड़े लाया है। ये लो अम्मी, कहकर सबाना ने थैला नरगिस की तरफ बढ़ा दिया। नरगिस कपड़ों को उलट पलट कर देखने लगी। देखा तो उन कपड़ों के बीच में एक पर्ची लिखकर रखी हुई थी और नीचे मनप्रीत लिखा था। नरगिस के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई और वो सबाना से बोली, बेटा ये मनप्रीत आंटी ने कपड़े भेजे हैं। वो बहुत ही अच्छी महिला हैं, किंतु इस समय उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। तभी सबाना ने प्रश्न किया कि उनको क्या हुआ है अम्मी? कुछ नहीं, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है उनका। वो तो बेचारी बाल बाल बच गई हैं, वरना तौबा तौबा न जाने क्या हो जाता। कहकर नरगिस से हर उठी। अम्मी ये वही मनप्रीत आंटी है ना, जो बहुत गोरी और लंबी सी थी, जिनकी स्माइल बड़ी स्वीट थी? नरगिस की बात सुनकर सबाना ने पूछा, हाँ बेटा वही हैं, खुदा उन्हें जल्दी से ठीक करे, आमीन। नरगिस के मुंह से आमीन सुनकर सबाना के मुंह से भी निकल आया, आमीन। नरगिस आज अपनी बेटी में आई हुए बदलाव को देखकर काफी खुश थी, किंतु सबाना मनप्रीत के साथ हुए हादसे को जानकर काफी दुखी थी। उसे यही लग रहा था कि उसने उस लड़के के साथ काफी बुरा बर्ताव किया है। उससे मुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। फिर वो थोड़ी देर रुककर बोली, जब वो कपड़े लेने आएगा तो उससे माफी मांग लूंगी। कहकर सबाना ऊँघने लगी और थोड़ी ही देर में सो गई। सबाना के सोने के बाद नरगिस जब इमरान के पास गई तो इमरान से सबाना की बहुत प्रशंसा की और इमरान से बोली, अब तो आप माफ कर दीजिए सबाना को, बच्ची ही तो है अभी, कितनी अक्ल है उसके पास। नरगिस की बात सुनकर इमरान थोड़ी देर खामोश रहा, फिर उठकर धीरे से सबाना के कमरे में आया। देखा तो सबाना हाथ में कोई किताब लिए कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो रही थी। इमरान ने जब सबाना को इस हाल में देखा तो उसे अपने फैसले पर बड़ी ग्लानि महसूस हुई। उसे लगने लगा
कि वो अपने सभी बच्चों को तो उच्च शिक्षा नहीं दिला पाया, लेकिन शबाना को तो दिला ही सकता है। इसलिए वो शबाना को बिना जगाए उसके रूम से बाहर निकल आया और नरगिस से आकर बोला, नरगिस, मैं मानता हूँ कि मैंने आज तक तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, लेकिन आज मैंने जो फैसला किया है उसे सुनकर तुम खुश हो जाओगी। इमरान को आज इतना खुश देखकर नरगिस बोली, क्या बात है जो आज आप इतने खुश नजर आ रहे हैं? आखिर शबाना ने ऐसा क्या कह दिया? या खुदा, हमारी खुशियों को सबकी बुरी नजरों से बचाना। कहकर नरगिस नतमस्तक हो गई उस जगत नियंता के आगे, जिन्हें कोई भगवान कहता है, अल्लाह कहता है, ईश्वर कहता है, खुदा कहता है। नरगिस की इस प्रार्थना में इमरान ने भी आज उसका साथ दिया और नरगिस से बोला, देखना नरगिस, मैं कल ही शहर जाकर शबाना का किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा देता हूँ। उसे जब तुम खाने के लिए जगाना तो ये बता देना कि कल जरा जल्दी से तैयार हो जाएगी, अब्बू के साथ शहर जाना है, और हाँ, साथ में अपने जरूरी कागजात वगैरह भी ले लेगी। कहकर इमरान सोने चला गया। इमरान के जाने के बाद नरगिस ने सबीहा और आसिफ को शबाना को जगाने के लिए भेजा। थोड़ी ही देर में शबाना अपने दोनों भाई बहनों के साथ बाहर आ रही थी तो आसिफ बीच बीच में ही बोले जा रहा था कि पता है शबाना आपा, आज अब्बू बहुत खुश थे, कल आपको शहर लेकर जाएंगे शायद किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला वाखिला कराने। आसिफ की बात सुनकर शबाना सबीहा से बोली, सबी, ये क्या कह रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब्बू और दाखिला, वो भी शहर के कॉलेज में? इम्पॉसिबल। न जाने कहां से उड़ती खबर सुन रखी है इसने। आसिफ शबाना का सबसे छोटा भाई, जो 7 बहनों के बाद पैदा हुआ था घर में, सबका लाडला था और बहनों की तो आंखों का तारा था। सभी बहनें जान छिड़कती थीं उसके ऊपर और शबाना तो बेइंतहा मोहब्बत करती थी उससे, क्योंकि आसिफ उसके बाद ही पैदा हुआ था, वो भी कितनी मिन्नतों के बाद। खैर, घर में आज माहौल काफी खुशनुमा था। सबसे ज्यादा अगर कोई खुश था तो वो थी नरगिस। नरगिस इसलिए नहीं खुश थी कि इमरान में बदलाव आ गया है, बल्कि वो इसलिए खुश थी कि आज उसके बच्चों के चेहरे पर मुस्कान थी, जो इमरान को अपने माँ के प्रति बुरा बर्ताव करते देखकर सहम जाते थे। और शबाना तो उस दिन हाथ भी उठा देती अपने अब्बू के ऊपर, अगर नरगिस ने अपनी कसम देकर उसे रोका नहीं होता। खाना खत्म हो चुका था, सब अपने कमरे में ही जाने वाले थे कि नरगिस ने शबाना को रोककर कहा, शबाना, कल जरा जल्दी तैयार हो जाना, अब्बू के साथ शहर जाना है। तो शबाना ने बस हाँ में सिर हिला दिया और अंदर सोने चली गई। अंदर जाकर वो अपने बेड पर तो लेट गई, किंतु नींद अब भी कोसों दूर थी आंखों से। पलकें जैसे बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। बार बार वो अपने नेत्रों को खोलती और बंद करती। इस उपक्रम में लगभग आधी रात बीत चुकी थी। सुबह हुई तो इमरान घर में चहलकदमी कर रहा था। देखा तो अभी कोई नहीं उठा था। सोचा चलकर नरगिस को ही उठा देता हूँ, किंतु जैसे ही वो अंदर गया, नरगिस को देखकर मानो ठिठक सा गया। नरगिस बिल्कुल बेसुध होकर लेटी हुई थी, जैसे सदियों के बाद वो आज सोई हुई हो। इमरान के बढ़ते हुए हाथ एक पल के लिए थम गए और चाहते हुए भी नरगिस को बिना जगाए कमरे से बाहर निकल आया और तेज कदमों से चलते हुए अपने खेतों की तरफ बढ़ चला और लगभग 10 मिनट बाद ही वापस आ गया। इमरान जब वापस आया तो उसने देखा कि सभी लोग उठ चुके थे और अपनी दैनिक दिनचर्या में लगे हुए थे, लेकिन शबाना उसे अभी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तो एक पल के लिए इमरान के मन में आया कि चलो रहने देता हूँ, किंतु तभी उसने देखा कि शबाना तैयार होकर उसके सामने खड़ी है और सबीहा दोनों के लिए नाश्ता तैयार करके कह रही है कि अब्बू और शबाना, आप लोग जल्दी से नाश्ता कर लीजिए, नहीं तो देर हो जाएगी। इमरान अपने घर में हुए इस बदलाव को देखकर काफी खुश नजर आ रहा था, लेकिन नरगिस अभी भी उठकर बाहर क्यों नहीं आई थी, ये बात इमरान को समझ में नहीं आ रही थी। इमरान ने किसी तरह से पराठे का एक टुकड़ा तोड़कर मुंह में डाला और चाय पीने की कोशिश करने लगा, किंतु चाय उसके हलक से नीचे नहीं उतर रही थी। फिर उसने सबीहा को आवाज लगाई और कहा कि सबीहा, जरा अपनी अम्मी को बोल दे कि हम लोग शहर जा रहे हैं, कुछ पैसे चाहिए। इमरान ने जैसे ही इतना कहा, शबाना बोली, सभी रहने दे, अम्मी को अभी मत जगा, इतने दिनों के बाद तो आज अम्मी चैन की नींद सो रही हैं, उन्हें सो लेने दे, मेरे पास कुछ पैसे हैं, ले दे दे अब्बू को।
कहकर सबाना ने पैसे सबीहा के हाथों में थमा दिए। सबीहा पैसे लेकर इमरान को देने लगी तो इमरान ने कहा, रहने दे सबीहा, अभी मैं इतना कंगाल नहीं हुआ हूँ कि अपनी बेटियों से पैसे लेकर उनके ऊपर खर्च कर सकूं। ले ले जाकर दे दे सबाना को, वो तो मैं तेरी अम्मी की खैरियत जानने के लिए कह रहा था। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। एक बार जाकर अपनी अम्मी को जगा देना और कह देना कि आज पूरे दिन आराम करेंगी, बुटीक पर बैठने की जरूरत नहीं है। और हाँ, जल्दी से सबाना को नीचे भेजो, मैं निकल रहा हूँ। कहकर इमरान नीचे उतरने लगा। इमरान की बात सुनकर सबीहा जी अब्बू कहकर चली गई और पैसे ले जाकर सबाना के हाथ में रख दिए और बोली, जल्दी जाओ नहीं तो लेट हो जाओगी, अब्बू ने कहा है। सबाना ने पहले ही इमरान की बातें सुन ली थीं, इसलिए पूछने की कुछ गुंजाइश नहीं थी। फिर वो तेज तेज कदमों से सीढ़ियां उतरने लगी और जल्दी से नीचे उतर आई। इमरान ने जल्दी से अपनी स्कूटी स्टार्ट की और सबाना को बैठने के लिए कहा। फिर दोनों शहर के लिए निकल गए। रास्ते भर खामोशी छाई रही और करीब 1 घंटे के बाद दोनों कॉलेज पहुंच गए। कॉलेज के गेट पर अभी ताला लगा हुआ था, इसलिए इमरान ने वहीं थोड़ी दूरी पर एक पार्क था, उसमें सबाना को बैठने के लिए कहा। पार्क में आज बहुत अधिक भीड़ थी। बहुत से लोग तो आज अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठे दिख रहे थे। शायद बच्चों की छुट्टियां हो गई थी इसलिए, या वो अपने बच्चों और परिवार वालों के साथ कुछ अच्छा समय बिताना चाहते थे इसलिए। इमरान भी थोड़ी देर तक पार्क में टहलता रहा और बच्चों की शरारतें देखकर कभी मुस्कुरा उठता तो कभी गंभीर हो जाता। उसे अचानक लगने लगा कि उसने अपने जीवन में कुछ अनमोल क्षण व्यर्थ के अहंकार में यूं ही गवा डाले, जो कभी लौटकर दोबारा वापस नहीं आने वाले, चाहे हम उन्हें पाने के लिए कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें। कितने मासूम और प्यारे थे उसके बच्चे, जिनको हर कोई खिलाने के लिए उत्सुक रहता था। लेकिन इमरान खिलाना तो दूर, उनसे सीधे मुंह बात करना भी पसंद नहीं करता था कि कोई देख लेगा तो यही कहेगा कि इमरान दिन रात अपने बच्चों को पीठ पर लादे घूमा करता है। इमरान की अम्मी वैसे भी 7 लड़कियां हो जाने के बाद दिन रात इमरान को ही कोसती और इसके लिए इमरान को ही जिम्मेदार ठहराती। पर अब जो कुछ बीत चुका था वो लौटकर वापस आने वाला नहीं था। यही सोचकर इमरान उठ खड़ा हुआ और सबाना से बोला, सबाना चलो, अब कॉलेज खुल गया होगा। सबाना उठकर अपने अब्बू के पीछे पीछे चलने लगी। तब तक आबिद भी आ गया, जिसे इमरान ने फोन करके बुलाया था कॉलेज में सब कुछ पता करने के लिए, क्योंकि इमरान को इन सब चीजों के बारे में कुछ पता ही नहीं था। उसने इससे पहले कभी कॉलेज का मुंह देखा ही नहीं था। दुकान से घर और घर से दुकान, बस यही तक उसका जीवन था। और आबिद आबिद इमरान के चचेरे भाई का बेटा था, तो यहीं के किसी कॉलेज में मेडिकल की तैयारी कर रहा था। और सबाना के अब्बू ने आबिद से ही सबाना की शादी की बात की थी, जिसे सबाना ने मना कर दिया था। और फिर सबीहा के साथ आबिद का रिश्ता पक्का हो चुका था। लगभग 1 घंटे में सबाना का सब काम हो गया और ये तय हो गया कि सबाना आबिद के साथ रोज कॉलेज जाया करेगी और आबिद आते वक्त उसे घर छोड़ देगा। सबाना और इमरान को शहर भेजने के बाद जब सबीहा नरगिस के कमरे में गई तो देखा नरगिस अब भी सो रही है, तो वो उसे जगाने लगी। उठो अम्मी, कब तक सोओगी? अब्बू और सबाना भी शहर चले गए, अब तो उठ जाइए, कहकर सबीहा और आसिफ दोनों नरगिस को जगाने लगे। लेकिन नरगिस तो जैसे उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। सबीहा डरकर चीखने लगी, जिसकी चीखें सुनकर मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए और नरगिस को देखकर कानाफूसी करने लगे। मोहल्ले की कुछ औरतें बैठकर सबीहा को सांत्वना देने लगीं कि कुछ नहीं होगा उसकी अम्मी को, बस बेहोश हुई हैं, अभी थोड़ी देर में डॉक्टर के पास जाएंगी तो ठीक हो जाएंगी। अपनी अम्मी को बेहोश जानकर सबीहा जल्दी से दौड़कर पानी लेकर आ गई और नरगिस के ऊपर पानी के छींटे मारने लगी। लेकिन पानी के छींटे मारने के बाद भी नरगिस के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई, तो सबीहा ने दौड़कर मोहल्ले के फुरकान चाचा के पैर पकड़ लिए और उनसे रोते हुए बोली, फुरकान चाचा, जल्दी से हमारी अम्मी को अस्पताल ले चलिए, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। सबीहा की बात सुनकर फुरकान चाचा ने कहा, बेटा सब्र और दुआ करो, अब ऊपर वाला ही कोई चमत्कार कर सकता है, कहकर एक कदम पीछे खिसक कर खड़े हो गए। तभी इमरान के चचेरे भाई, जो गांव से ही थोड़ी दूरी पर
कस्बे में रहते थे। खबर पाकर दौड़ते हुए इमरान के घर आए तो देखा नरगिस की सांसें उखड़ चुकी थीं। फिर भी वो एक बार नरगिस को डॉक्टर के यहाँ ले जाकर तसल्ली कर लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी और सबीहा को साथ लिया और नरगिस को लेकर अस्पताल की तरफ बढ़ चले। लेकिन मासूम आसिफ की चीत्कार सुनकर उनका कलेजा फटा जा रहा था। रास्ते में ही उन्होंने इमरान को फोन किया कि इमरान भाई, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, आप फौरन घर चले आइए। तो इमरान ने फोन पर ही कहा कि भाई शकील भाई, आप उन्हें फौरन लेकर अस्पताल पहुंचिए, मैं भी इधर से पहुंच रहा हूं। कहकर अपनी स्कूटी को तेज गति से चलाने लगा। शबाना ने बीच बीच में कई बार पूछा, लेकिन इमरान ने उसकी बातों का कोई उत्तर नहीं दिया। ऊपर से शबाना का दिल अंदर ही अंदर ये सोचकर बैठा जा रहा था कि न जाने किसकी तबीयत खराब है, अब्बू आखिर किससे बातें कर रहे थे। और इमरान के दिल में तो जैसे इस समय तूफान मचा हुआ था, जो नरगिस की यादों को अपने साथ बवंडर बनाकर चल रहा था। तभी एकाएक उसे लगा कि जैसे नरगिस कह रही हो कि बस यहीं तक मेरा साथ दोगे, आगे नहीं चलोगे, आओ मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ मेरे सरताज। फिर वो बाहें फैलाकर इमरान को बुलाने लगी। इमरान नरगिस की बातें सुनकर अपना हाथ नरगिस के हाथों में देते हुए कहने लगा कि मैं आ रहा हूँ नरगिस, मैं आ रहा हूँ। तभी उसकी स्कूटी का बैलेंस बिगड़ गया और सामने से आ रहे ट्रक ने ऐसी टक्कर मारी कि इमरान का सिर वहीं धड़ से अलग होकर छिटक कर दूर जा गिरा। और शबाना को भी बहुत ज्यादा चोटें आई थीं, जिसे कुछ लोग उठाकर अस्पताल ले गए थे, जहां वो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही थी। शकील अभी अस्पताल पहुंचा ही था कि तब तक उसे इमरान के साथ हुए हृदय विदारक घटना की सूचना मिली, जिसे सुनकर शकील कहने लगा, अल्लाह, तूने कुछ तो रहम किया होता इन बच्चों पर। अब बता तेरी क्या रजा है। थोड़ी ही देर में नरगिस की मौत को भी डॉक्टर ने क्लियर कर दिया। अब सबों का पोस्टमार्टम होना बाकी था, जिसे कराने से शकील ने इनकार कर दिया। शकील जब दोनों सबों को लेकर गांव पहुंचा तो पूरे गांव में हाहाकार मच गया। एक तरफ जहां नरगिस को देखकर कुछ लोग अपनी शोक संवेदना व्यक्त कर रहे थे, तो वहीं कुछ लोग इमरान और नरगिस दोनों की अचानक हुई मौत पर चिंता व्यक्त कर रहे थे और उनके बच्चों के भविष्य को लेकर भी चिंतित थे। थोड़ी ही देर में इमरान और नरगिस की सभी बेटियां भी आ गई थीं और उनके सारे रिश्तेदार भी आ गए थे। माहौल बड़ा ही गमगीन हो गया था। आखिर अभी दोनों की उम्र ही कितनी थी, यही कोई 45-47 के आसपास। वो तो दोनों की बहुत कम उम्र में शादी हो गई थी, जो इमरान और नरगिस अपनी 5 बेटियों की शादी कर पाए। इमरान की बूढ़ी माँ यही कहते हुए अपना माथा पीट रही थी कि अगर बुलाना ही था तो हमें बुला लेते, हमारे बच्चों ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो इन्हें इतनी बड़ी सजा दे दी। अगले दिन जब शबाना को होश आया तो उसने सबसे पहले अपने अब्बू के बारे में पूछा, लेकिन वहाँ किसी ने शबाना को कुछ नहीं बताया, बस यही कहा कि आपके अब्बू ठीक हैं, अभी आप उन्हें नहीं मिल सकती। इमरान और नरगिस के घर के बाहर काफी भीड़ लगी हुई थी, दोनों को मिट्टी देने की तैयारियां चल रही थीं। तभी एक एम्बुलेंस आकर वहां रुकी तो उसे सभी लोग आश्चर्य से देखने लगे और मन ही मन आशंकित भी होने लगे। तभी उसमें से 2 नर्स निकली, फिर स्टेशन निकला और उस पे एक लड़की को लिटाकर अंदर लेकर आने लगी। चारों तरफ कानाफूसी होने लगी, अब ये क्या बला है। लेकिन अंदर लाकर नर्स ने शबाना का चेहरा खोल दिया, जिसे देखकर शबाना की बहनें फिर से रोने लगीं। किंतु सबीहा के तो जैसे आंसू सूख चुके थे, उसने इसे ही नियति मान लिया था या इन सब के लिए वो शबाना को ही जिम्मेदार मानती थी, ये सबीहा ही जानती थी। शबाना अभी होश में नहीं थी। धीरे धीरे जैसे ही उसे होश आया, वो फिर से अपने अब्बू के बारे में पूछने लगी तो उसकी बहनों ने कहा कि अब्बू ठीक हैं, तुम अभी आराम करो, जब ठीक हो जाना तब अब्बू से मिल लेना। नहीं, मुझे अभी मिलना है अब्बू से, कहकर शबाना उठने लगी। अभी थोड़ा ही उठी थी कि घर पर इतनी भीड़ देखकर चीखने लगी और कहने लगी, क्या हुआ अब्बू को, और अम्मी कहाँ हैं, मुझे उनसे मिलना है। कहकर उठी ही थी कि आंगन में सफेद चादर में लिपटे हुए 2 सबों को देखकर नीचे उतरने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही एक पैर उसने जमीन पर रखा, दर्द से चीखने लगी। तभी नर्स ने उसे 2 इंजेक्शन फिर से लगा दिया, जिससे वो फिर से सो गई। लगभग 1 घंटे के बाद सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। सब लोग दोनों को अंतिम विदाई दे रहे थे। तभी शबाना के कानों में रोने की आवाज सुनाई पड़ी, जिसे सुनकर शबाना नींद से उठ गई और उसके रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्य को देखकर सहम गई।
और अपने आप को कोसने लगी। नहीं अब्बू नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। बड़ी शान से चल दिए और साथ में अम्मी को भी ले लिए। फिर मुझे क्यों छोड़ दिया? बताइए अब्बू क्यों? मैं इतनी बहादुर नहीं, मुझे भी अपने साथ ले चलिए, कहकर शबाना ने स्ट्रेचर से अपने आप को नीचे गिरा लिया और खिसकती हुई अपने अब्बू अम्मी के पास आने लगी। नर्स उसे देखकर उठाने के लिए आगे बढ़ी तो शबाना ने उसे अपने पैरों से नीचे गिरा दिया। नर्स ने भी शबाना की ऐसी हालत देखकर उसे नहीं रोका, बल्कि अंतिम विदाई देने में उसकी मदद की और फिर थोड़ी देर के बाद उसे ले जाकर दवा देकर सुला दिया। शबाना की ऐसी हालत देखकर जो पत्थर दिल आंखें थीं, वो भी पसीजे बगैर ना रह सकीं। इमरान और नरगिस को अंतिम विदाई देने के बाद सारे रिश्तेदार उनकी बेटियों को अपने अपने तरीके से समझाकर अपने अपने घर चले गए थे। सिर्फ इमरान के बच्चे और इमरान के चचेरे भाई शकील का परिवार बचा हुआ था, जो उनके बच्चों को संभाले हुए था। अब यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये थी, इन बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा? सबकी अपनी अपनी फैमिली थी, अपने अपने तर्क थे। सबीहा को तो चलो कुछ दिन की ही मेहमान थी, लेकिन शबाना और आसिफ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, जिसे कोई उठाने को तैयार नहीं था। तो अंत में शकील ने ये फैसला किया कि सबीहा का निकाह हो जाने के बाद जब तक शबाना ठीक नहीं हो जाती, आसिफ भी उनके साथ ही रहेगा। इमरान और नरगिस को इस दुनिया से गए हुए करीब 2 महीने बीत चुके थे। शबाना भी अब बैसाखियों का सहारा लेकर चलने फिरने लगी थी, इसलिए उसने अपने घर जाने का फैसला किया। शबाना के घर आ जाने से आसिफ बहुत खुश हुआ और शबाना से बोला, आप आ गई आपा। मुझे तो लगा था कि अम्मी अब्बू के साथ आप भी कहीं दूर चली गई हैं और अब घर कभी नहीं वापस आएंगी। आसिफ की बात सुनकर शबाना ने कहा, पगले कहीं के, ले छू कर देख मुझे, मैं आ गई हूँ कि नहीं, कहकर आसिफ को गले से लगा लिया। आसिफ भी शबाना के गले लगकर पहले खूब जी भरकर रोया और फिर शबाना से बोला, अब आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाना आपा, मुझे दूसरे के घर अच्छा नहीं लगता। नहीं जाऊंगी पगले, कहकर शबाना आसिफ को लेकर सबसे पहले अपने बुटीक पर गई और वहां साफ सफाई के बाद एक नोटिस चस्पा करवा दिया कि कल से ये बुटीक रोज खुलेगी। कृपया कस्टमर इस नंबर पर संपर्क करें। असुविधा के लिए हमें खेद है, धन्यवाद। जब तक आसिफ की छुट्टियां थीं, शबाना डेली आसिफ के हाथों का सहारा लेकर बुटीक तक जाती और 2-3 घंटे बैठने के बाद वापस चली आती। धीरे धीरे उसकी बुटीक फिर से चल निकली और शबाना भी अब आसिफ के हाथों का सहारा लिए बगैर बुटीक जाने लगी। कुछ दिन बाद जब उसके हाथ में थोड़े पैसे आ गए तो वो शकील चाचा से बोली, चाचा ये लीजिए कुछ पैसे और सबीहा आपा के निकाह की तैयारी कीजिए, मैं कुछ पैसे बाद में दे दूंगी। अरे नहीं बेटा, अभी इसकी क्या जरूरत है, तुम अपने पास रखो, जब जरूरत होगी तो मैं मांग लूंगा, कहकर शकील चाचा ने पैसे शबाना के हाथ में थमा दिए। शबाना की जिंदगी की रुकी हुई गाड़ी अब धीरे धीरे पटरी पर लौट चुकी थी। स्थितियां अब पहले से बेहतर हो चुकी थीं। बहुत से पुराने कस्टमर अब फिर से शबाना के बुटीक पर वापस आने लगे थे। फिर शबाना को एक दिन वही चिर परिचित आवाज सुनाई दी कि नरगिस जी, मैंने आपको बहुत दिन पहले कुछ कपड़े सिलने को दिए थे, अगर सिल गए हों तो वापस दे दीजिए। इधर मैं 1-2 बार आपकी बुटीक पर आया तो आपकी बुटीक ही बंद थी, क्या आप लोग कहीं बाहर गए थे? शबाना ने कहा, जी नहीं, और हाँ, अब यहाँ कोई नरगिस नहीं रहती। फिर क्या सबूत है कि आपने उनको कपड़े दिए? सबूत जी ये रहा, कहकर उस लड़के ने तुरंत अपनी जेब से एक बहुत ही मुड़ा हुआ पुराना कागज निकालकर शबाना को थमा दिया। शबाना वो कागज का टुकड़ा लेकर बहुत देर तक खड़ी रही और उस पर लिखे एक एक शब्द को पढ़कर अपनी आंखें गीली करती रही। जसबीर पहले थोड़ी देर तक इंतजार करता रहा, फिर शबाना से बोला, ओए होए, क्या हो गया जी? सबूत देखकर आपको सांप सूंघ गया क्या? आप तो अब कुछ बोल ही नहीं रही। जसबीर की बात सुनकर शबाना अपनी आंखों से आंसुओं को पोंछती हुई बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही अम्मी की राइटिंग देखकर जरा उनकी याद आ गई थी, ये उनकी आखिरी राइटिंग थी, कहकर बार बार अपने हाथों से अपने आंसुओं को पोंछने लगी। जिसे देखकर जसबीर ने कहा, अरे आप तो रोने लगी, आखिर ऐसा क्या लिख दिया अम्मू ने? कहकर जसबीर शबाना को देखने लगा। जी वो आपकी अम्मू ने नहीं लिखा था, मेरी अम्मी ने लिखा था, जो अब कभी नहीं लिखेंगी। एक काम कीजिए,
आप अभी जाइए, मैं बाद में चेक करके बता दूंगी कि आपके कपड़े तैयार हैं कि नहीं। कहकर शबाना फिर से अपने आंसुओं को पोंछने लगी, लेकिन अब वो बहे जा रहे थे, जिनको रोकने के सारे प्रयास असफल रहे थे। आंसुओं की एक विशेषता होती है कि ये कोई मौका, समय या स्थान नहीं देखते, ये सिर्फ भाव देखते हैं। और जरा सा भी मन जब कभी भी कहीं भी भावुक हो उठता है तो ये उमड़ पड़ते हैं अपने पूरे वेग के साथ, जिनको रोकना आसान नहीं होता। फिर जब पूरी तरह से मन शांत हो जाता है तो ये अपने आप ही बंद हो जाते हैं। शबाना के साथ भी इस समय यही हो रहा था। उसे आज रह रहकर अपनी अम्मी की एक एक बात याद आ रही थी, जो उसके मन को व्यथित कर रही थी। तभी जसबीर ने फिर कहा, क्या कहा? मेरे कपड़े नहीं हैं, वो मेरी अम्मू के हैं। शबाना ने उसकी बात सुनकर फिर कहा, हाँ, मेरा मतलब वही था, वो गलती से मुंह से निकल गया। कहकर शबाना अंदर जाकर बैठ गई और एकदम से मन ही मन बड़बड़ा उठी कि न जाने कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ जाता है। सुबह सुबह चले आते हैं मुंह उठाए, न ही इनके अंदर कोई दया का भाव है, न ही कोई बात करने का ढंग। इन्हें तो ये भी नहीं पता कि किस जगह पर किस तरह से बात करना चाहिए। शबाना मन ही मन बड़बड़ा रही थी कि जसबीर ने फिर कहा, आपने कुछ कहा क्या? जी नहीं, आप यहीं थोड़ी देर बैठिए, मैं अभी आती हूँ। कहकर शबाना ने अपना पर्स उठाया और लंबे लंबे डग भरती हुई वहां से चली गई। शबाना को इस तरह से गुस्से में जाता हुआ देखकर जसबीर ने वहां बैठे टेलर से कहा कि लगता है आपकी नरगिस मैडम के नाक पर ही गुस्सा रखा रहता है, हमेशा गुस्से में ही रहती हैं क्या? जसबीर की बात सुनकर टेलर ने कहा, नहीं भैया, आप गलत समझ रहे हैं, ये नरगिस मैडम नहीं है। उनको मरे तो आज 2 महीने पूरे हो गए हैं। ये तो उनकी बेटी शबाना मैडम है, जो उनके जाने के बाद थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है। वो भी क्या करें, बेचारी ने इतनी ही उम्र में माँ बाप दोनों को खो दिया, ऊपर से घर की जिम्मेदारी अलग। टेलर की बात सुनकर जसबीर के मुंह से अचानक ही निकला, ओह, तो ये बात है, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अच्छा भाई, जो भी कहा सुना होगा, माफ कर देना मुझे। सुनकर बड़ा दुख हुआ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। कहकर जसबीर चला गया। घर आया तो जसबीर बड़ा उदास था। 1-2 बार मनप्रीत ने पूछा तो कोई जवाब नहीं दिया। फिर थोड़ी देर बाद वो मनप्रीत से बोला, अच्छा अम्मू, ये बताइए, आप नरगिस आंटी को जानती हैं? नरगिस? बेटा, तुम उसी नरगिस की तो बात कर रहे हो जो बुटीक चलाती है। बेचारी बहुत ही अच्छी महिला है, बहुत मेहनत करती है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है उनकी? बड़े अच्छे से मिलती हैं तो बात करती हैं। अब मेरे एक्सीडेंट के बारे में जैसे ही उन्हें पता चला, उन्होंने कहा कि भाभी जी, आप परेशान मत होइए, बस कपड़े भेजवा दीजिए, मैं अपने हिसाब से कर दूंगी। लेकिन ये बता, तू क्यों पूछ रहा है उनके बारे में? कोई बात है क्या? अम्मू, अब वो नहीं रही। अपने बेटे जसबीर के मुंह से नरगिस के बारे में सुनकर अचानक ही मनप्रीत के मुंह से निकला, क्या? फिर मनप्रीत नरगिस के बारे में ही सोचने लगी। अचानक ही जैसे नरगिस का हंसता हुआ भोला चेहरा उपस्थित हो गया उनके सामने। दूध जैसा सफेद रंग, अंडाकार चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और दोनों भौहों के बीच में नुकीली सी नाक और गुलाबी होठों के साथ कमर तक लहराते लंबे बाल किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेते थे। यही वजह थी कि इमरान कभी कभी नरगिस को शक की निगाहों से भी देखता था, जिसका नरगिस ने कई बार मनप्रीत से जिक्र भी किया था। लेकिन इतनी कम उम्र में मौत मनप्रीत को जैसे विश्वास ही नहीं हुआ। फिर वो जसबीर से बोली, बच्चे बड़े अकेले हो गए होंगे फिर तो। अच्छा, एक काम करना, कल मुझे ले चलना वहाँ। कहकर बड़े बोझिल मन से अपने कमरे में चली गई और अपने अतीत के बारे में सोचने लगी। जब जसविंदर उन्हें ब्याह कर अंबाला लेकर चलाया था, शुरू शुरू में बड़ा विरोध किया था घर वालों ने उसका, कि देखो कैसे अपनी बीवी को ब्याह करके सीधे शहर लेकर चला गया और हम सब पर कितना रौब झाड़ता था। लेकिन जसविंदर ने भी सबसे साफ साफ कह दिया था कि मैं तो अपनी मनप्रीत को रानी की तरह रखूंगा, लेकिन वो खुद ही पहले छोड़कर चला गया मुझे। कहकर जसबीर रोने लगी। जिस तरह से इंसान की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है दूसरे के दुख से दुखी होना, सुख से सुखी होना, उसी तरह से इंसान की ये भी प्रवृत्ति होती है कि हमें दूसरे का दुख देखकर अपना दुख याद आने लगता है। मनप्रीत के साथ भी इस समय ऐसा ही हो रहा था। उसे नरगिस के साथ साथ आज जसविंदर की भी बहुत याद आ रही थी। जसविंदर के जाने के बाद मनप्रीत ने किस तरह से अपने तीनों बच्चों को संभाला था, ये मनप्रीत ही जानती थी। मनप्रीत को आज भी याद है वो भयानक रात
जब किसी ने फोन पर जसविंदर की कार का एक्सीडेंट हो जाने की सूचना दी थी और जसविंदर सिर्फ इतना ही कह पाया था कि मनप्रीत, अब बचूंगा नहीं, अपना और मेरे बच्चों का ख्याल रखना, हो सके तो मेरे पुश्तैनी घर हरियाणा चली जाना, कहकर जसविंदर छोड़ गया मनप्रीत को। मनप्रीत ने उस समय बड़ी हिम्मत से काम लेते हुए जसविंदर का दाह संस्कार किया और अपने बच्चों को लेकर हरियाणा पहुंच गई, लेकिन वहां उसे तिरस्कार के सिवा कुछ नहीं मिला। फिर मनप्रीत उल्टे पांव अंबाला के लिए चल पड़ी कि कम से कम वहां रहने के लिए छत और थोड़ी बहुत गृहस्थी तो है, कोई काम धंधा करके अपना और अपने बच्चों का पेट पाल ही लूंगी। किंतु संयोग से वो अंबाला की जगह गोरखपुर की ट्रेन में बैठ गई और वहां से इस कस्बे में आ गई। लेकिन मनप्रीत का बड़ा साथ दिया यहाँ के लोगों ने, जिसकी वजह से मनप्रीत अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पाई। मनप्रीत के 2 बच्चों की शादियां हो चुकी हैं। बड़ा बेटा जगतप्रीत अपने परिवार के साथ अंबाला में ही था और बड़ी बेटी मनदीप चंडीगढ़ में, और सबसे छोटा जसवीर अपनी माँ के साथ इसी कस्बे में रहता है। एक बार टहलते हुए नरगिस से मनप्रीत की मुलाकात हुई तो नरगिस ने अपनी सिलाई की दुकान के बारे में बताया था। तब से लेकर आज तक मनप्रीत नरगिस से ही कपड़े सिलवाती चली आ रही थी। सिलाई के अलावा दोनों के बीच एक दोस्ताना रिश्ता भी हो गया था। मनप्रीत और नरगिस अपनी हर बात एक दूसरे को बताया करती थीं, लेकिन इधर कुछ दिनों से दोनों की एक दूसरे से मुलाकात नहीं हुई थी, इसलिए कोई खबर नहीं मिल पाई थी। अपनी अतीत को याद कर मनप्रीत थोड़ी देर के लिए भावुक तो जरूर हुई, लेकिन पुनः उन स्मृतियों से निकलकर वापस भी आ गई। थोड़ी देर बाद उठकर अपने चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारे और एक गिलास पानी पीकर अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। बिस्तर पर लेटते ही मनप्रीत को नींद आ गई। तत्पश्चात जब सोकर उठी तो मन पूरी तरह से हल्का हो चुका था। अतीत की बुरी यादें उसके जहन से निकल चुकी थीं। फिर वो जल्दी से किचन की तरफ गई, चूल्हे पर चाय के लिए पानी चढ़ाया, दूध और शक्कर डाला, फिर चाय में उबाल आने की प्रतीक्षा करने लगी। लगभग 2 मिनट में चाय बनकर तैयार हो गई थी। उसके बाद मनप्रीत ने 2 कप में डालकर साथ में खाने के लिए कुछ स्नैक्स लेकर जसबीर के पास आकर सोफे पर बैठ गई। जसबीर अभी सो रहा था, लेकिन मनप्रीत के पास में बैठे होने की आहट पाकर उठकर बैठ गया और मनप्रीत की गोद में फिर से लेटने की कोशिश करने लगा। तो मनप्रीत ने उसे डांटते हुए कहा, इतना बड़ा हो गया किंतु बचपना नहीं गया अभी, चल जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ और चाय पी ले, ठंडी हो रही है। इधर अपने बुटीक के वापस आने के बाद शबाना चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। वो अभी बुटीक पर हुई नोक-झोंक के बारे में ही सोच रही थी कि तभी उसकी नजर सामने दीवार पर लगी इमरान की तस्वीर पर जाकर अटक गई, जो मानो उसे सवाल कर रही थी कि तुम्हारे सपने का क्या हुआ शबाना, अब नहीं पढ़ोगी? अपने अब्बू का तो ना सही, कम से कम अपनी अम्मी की इच्छा तो पूरी कर दो, जिसके पीछे हम दोनों की जान चली गई थी। शायद मैं घर पर होता तो तुम्हारी अम्मी की जान बच गई होती और मेरी भी। तुम्हारे सपने के लिए ही तो हम दोनों की जान गई थी शबाना, अब उसे पूरा करो, अब उसे पूरा करो। शबाना के अब्बू की आवाज कमरे में गूंजने लगी। शबाना अपने अब्बू की आवाज सुनकर कमरे में चारों तरफ देखने लगी कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, लेकिन वहां तो कोई नहीं था। शबाना ने डरकर अपनी आंखें बंद कर लीं और सोने का प्रयास करने लगी, किंतु जैसे ही वो आंखें बंद करती, दिमाग में उसके अब्बू द्वारा कहे शब्द गूंजने लगते। लेकिन पढ़ना तो दूर, अब शबाना को उस पढ़ाई से भी घृणा हो चुकी थी जिसने उसके अम्मी अब्बू को उससे छीन लिया था। उसने सोच लिया था कि नहीं पढ़ना अब उसे तो बस सब 2 ही कार्य करने हैं, एक सबीहा का निकाह कराना है और दूसरा आसिफ को पढ़ाना है। शबाना यही सब सोच रही थी कि तभी एक अनजान नंबर से कॉल आई, तो शबाना ने सोचा कि किसी कस्टमर का होगा। यही सोचकर उसने कॉल रिसीव कर लिया और जैसे ही हेलो कहा, उधर से आवाज आई, हेलो शबाना जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे कुछ पता नहीं था आपके बारे में और मैं न जाने क्या क्या बोल गया। जी आप कौन बोल रहे हैं और किस बात की माफी? शबाना जी, नहीं पहचाना, मैं जसबीर, आज दोपहर में आपकी शॉप पर आया था कपड़े लेने, तो आप हैं? शबाना ने जसबीर की आवाज सुनकर कहा, जी मैं ही हूँ, आप किसी और को समझ रही थी क्या? जसबीर ने जब इतना कहा तो शबाना ने कहा, नहीं नहीं, अभी तो आप एक ही काफी हैं, किसी और को क्या समझना। कहकर शबाना फोन रखने ही वाली थी कि उसने फिर कहा, प्लीज शबाना जी, प्लीज फोन रखिएगा नहीं, मुझे आपसे अभी कुछ और बात करनी है। और क्या बात करनी है?
जो भी करना है कल बुटीक पर आकर कीजिएगा, न जाने कहाँ से चले हैं दिमाग चाटने के लिए। कहते हुए शबाना ने फोन बंद करके रख दिया। जसबीर ने कई बार ट्राई किया, लेकिन बार बार एक ही जवाब आ रहा था कि फोन स्विच ऑफ। अगले दिन शबाना जैसे ही बुटीक पर पहुंची, जसबीर वहां पहले से ही मौजूद था, जिसे देखते ही शबाना ने कहा, मास्टर जी, दुकान के बाहर भीड़ मत लगाया कीजिए। अगर आपको बात ही करनी है तो कहीं और जाकर कीजिए। पर बिटिया, भीड़ मैंने कहाँ लगाई है? ये भाई साहब तो कह रहे थे कि आपने इन्हें बुलाया है। इन्होंने कह दिया और आपने मान लिया। कल कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा आपसे कुछ भी आकर कहेगा तो आप मान लीजिएगा क्या? अरे कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। कहकर शबाना बैठकर लंबी सांस लेने लगी तो टेलर मास्टर ने पानी का गिलास पकड़ाते हुए कहा, लो बिटिया, पहले पानी पी लो, फिर बोल लेना। इसलिए कहता हूँ जरा कम गुस्सा करो, सेहत के लिए ठीक नहीं है। ऊपर से बीपी बढ़ जाता है सो अलग। मास्टर जी, आप कह तो ठीक रहे हैं, लेकिन क्या बताऊं, कुछ लोग सुबह सुबह आ जाते हैं बीपी बढ़ाने। ना वो खुद चैन से रहते हैं, न ही दूसरों को रहने देते हैं। कहकर शबाना रिवॉल्विंग चेयर खींचकर बैठ गई। शबाना के बैठने के थोड़ी देर बाद जसबीर शबाना के पास गया और शबाना से बोला, आई एम सॉरी शबाना जी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। अब तक शबाना का मूड थोड़ा ठीक हो चुका था तो वो बोली, कितनी बार माफी मांगेंगे, वो तो मैंने कब का माफ कर दिया था। दरअसल मेरा भी मूड कुछ ठीक नहीं था, इसलिए मैंने भी गुस्से में ना जाने क्या क्या बोल दिया। आई एम वेरी सॉरी। समझ सकता हूँ शबाना जी, आप जिन परिस्थितियों से इस समय गुजर रही हैं, मैं भी गुजर चुका हूँ। खैर छोड़िए इन सब बातों को। तभी वो फिर रुककर बोला, अरे बातों ही बातों में मैं तो बताना ही भूल गया कि मेरी अम्मू आप लोगों से मिलना चाहती थी। दरअसल में आपकी अम्मी से उनका बड़ा दोस्ताना रिश्ता था। जब से जान पाई हैं, बहुत परेशान हैं आप सबसे मिलने के लिए। कहकर जसबीर शांत हो गया। सबीहा के निकाह में कुछ ही दिन शेष रह गए थे। शबाना सबीहा के निकाह की तैयारियां जोर शोर से कर रही थी। शबाना की सभी बहनें भी लगभग आ चुकी थीं। उनके साथ उनके बच्चे भी थे, जिनमें कुछ अभी बहुत छोटे थे, जिससे घर में काफी भीड़ भाड़ और शोर शराबे का माहौल हो गया था। शबाना ने अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था कर रखी थी। उसका एक पैर घर में तो दूसरा बुटीक और मार्केट में होता था, लेकिन इतनी भागदौड़ और व्यवस्था के बाद भी उसे कहीं न कहीं से कुछ सुनने को जरूर मिल जाता था, जिससे उसका मन थोड़ी देर के लिए खट्टा हो जाता था। लेकिन फिर अपने मन को समझा बुझाकर शबाना अपनी जिम्मेदारियों में जुट जाती कि किसी तरह से ये निकाह संपन्न हो जाए तो अम्मी अब्बू की आत्मा को कुछ शांति मिल जाए। किंतु घर में कोई ना कोई बखेड़ा अवश्य खड़ा हो जाता। एक बार तो उसके जी में आया कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ से कहीं दूर चली जाए, लेकिन अगले ही पल उसे आसिफ का ख्याल आ गया कि आसिफ का क्या होगा उसके जाने के बाद। फिर सारे रिश्तेदार भी तो इसी तफ्तीश में लगे हुए थे कि अब तक हम कैसे जी रहे हैं, कहीं अब्बू ने कोई धन छुपाकर तो नहीं रखा था। और तो और शबाना की बहनों और उनके पतियों को भी यही लगता था कि हमारे निकाह में तो अब्बू ने इतना खर्चा ही नहीं किया था, अब कहाँ से हो रहा है। ऊपर से शबाना की तीसरे नंबर वाली आपा ने अलग फरमाइश कर दी कि अब्बू ने मेरी शादी में नेकलेस देने का वादा किया था, लेकिन दिया नहीं था, जिसके लिए मुझे अपनी ससुराल में आज तक सुनना पड़ता है। शबाना, अम्मी का वो नेकलेस कहाँ है, ला मुझे दे दे। अपनी आपा की ये फरमाइश सुनकर शबाना का दिमाग खिन्न हो गया। फिर वो उनसे बोली, आपा मैं तो नहीं जानती कि अम्मी के पास कौन सा नेकलेस था, क्योंकि मैंने उन्हें कभी पहने नहीं देखा था। अगर होगा भी तो उस पर अकेले आपका हक कैसे होगा? उस पर तो हम 8 बहन भाइयों का हक होगा। अम्मी अब्बू के जाने के बाद आपने एक बार भी नहीं पूछा कि हम सब कैसे हैं, जिंदा भी हैं या मर गए, घर का खर्च कैसे चलता है। लेकिन नेकलेस चाहिए आपको, जिसे मैंने कभी अम्मी के पास देखा ही नहीं। फिर भी अगर आपको विश्वास ना हो तो सबीहा आपा से पूछ लीजिए। कहकर शबाना दूसरे कमरे में चली गई। शबाना की बात सुनकर उसकी तीसरे नंबर वाली आपा का चेहरा बिल्कुल देखने लायक हो गया था। फिर वो आनन फानन में अपना बैग उठाकर तैयार हो गई जाने के लिए। तभी शबाना की बड़ी आपा ने उन्हें रोकते हुए कहा, ठीक है, जाना चाहती हैं तो जा, लेकिन जब तेरे घर वाले तुझसे सवाल पूछेंगे तो क्या जवाब देगी उन्हें? यही कि वहाँ से भगा दी गई। अरे अभिमान होता है लड़की का माए का। फिर क्या गलत कहा शबाना ने तुझे? पता भी है बेचारी दिन रात मेहनत करती है घर को चलाने के लिए, तब कहीं जाकर 3-3 लोगों का पेट पालती है।
ऊपर से सबीहा के निकाह का खर्चा अलग। अरे अब्बू होते तो वो भी इतने इंतजाम नहीं कर पाते जितने सबाना ने किए हैं। फिर तूने अम्मी के पास कौन सा नेकलेस देख लिया था? मैंने तो देखा नहीं था आज तक। जी आपा, आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं अपनी ही बहन को नहीं समझ पाई, कहकर तीसरे नंबर वाली आपा गड़गड़ाने लगी। तो सबाना ने कहा, रहने दीजिए आपा, जितना नाटक होना था हो चुका, अब कुछ बाकी नहीं रहा। बस किसी तरह से सबीहा का निकाह हो जाए, फिर मैं भी चली जाऊंगी यहाँ से। फिर आप यहाँ आकर सब कुछ संभाल लेना, कहकर सबाना घर से बाहर निकल आई। सबाना घर से निकलकर सीधे अपने बुटीक पर आई, थोड़ा हिसाब किताब देखा और 8-10 कस्टमर को थोड़ा जल्दी पेमेंट करने के लिए कहा। उसके बाद मास्टर जी को थोड़ा काम समझाकर कुछ खरीदारी करने के लिए निकल ही रही थी कि जसबीर फिर आ गया और बोला, लगता है आप कहीं जा रही हैं, मैं तो आपसे ही मिलने आया था। जिस पर सबाना ने कहा कि हाँ, मैं मार्केट जा रही हूँ। तो जसबीर ने फिर कहा, अगर मार्केट ही जा रही हैं तो मैं भी उधर जा रहा था, मुझे कुछ किताबें लेनी हैं, इसलिए आपको छोड़ दूंगा। जसबीर की बात सुनकर पहले तो सबाना ने मना कर दिया, फिर बोली, अच्छा चलिए, जब जा ही रहे हैं तो छोड़ दीजिएगा, कहकर सबाना जसबीर की मोटरसाइकिल पर बैठ गई और उसके साथ मार्केट जाने लगी। तो जसबीर ने आज फिर कहा कि उसकी अम्मू उन लोगों से मिलना चाहती हैं। तो सबाना ने भी जसबीर को अपनी अम्मू के साथ सबीहा के निकाह में आने का निमंत्रण दे डाला। इधर सबाना को जसबीर के साथ जाते हुए गांव के कुछ लड़कों ने देख लिया था। अब ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई थी कि सबाना किसी पंजाबी के साथ बाजार गई थी। इमरान भाई के नाम को खूब बट्टा लगा रही है। चलो चलकर ये बात शकील भाई को बताते हैं। घर पहुंचकर सबाना जसबीर के बारे में ही सोच रही थी कि अब इसकी अम्मू क्यों मिलना चाहती हैं मुझसे, आखिर माजरा क्या है कहीं, कहकर वो फिर रुक गई। फिर वो सोचने लगी कि हो सकता है कि मैं ही गलत सोच रही हूँ, वो अम्मी के बारे में जानकर हम सबसे मिलना चाहती हूँ। चलो जो भी वजह होगी कल तो पता चल ही जाएगा, कहकर अपने कमरे में चली गई और थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर बाहर आ गई। जैसे ही बाहर आई, आसिफ आकर उससे लिपट गया और बोला, आपा आपा, आज आपने मुझे साइकिल दिलाने का वादा किया था लेकिन दिलाया नहीं। आसिफ की बात सुनकर सबाना बोली, अरे तौबा तौबा, ये तो मैं भूल ही गई थी। अच्छा हुआ कि तूने मुझे याद दिला दिया, कल पक्का दिला दूंगी। चलो अब इसी बात पर आपा को एक मीठी वाली झप्पी दे दो। सबाना के इतना कहते ही आसिफ खुश हो गया और उछलकर सबाना की गोद में बैठकर सबाना के गालों को प्यार से चूमने लगा और बीच बीच में पूछता रहा, आपा ये वाली मीठी है कि नहीं। सबाना को भी आज न जाने कौन सी शरारत सूझ रही थी कि वो बार बार कह रही थी नहीं। मासूम आसिफ जब परेशान हो गया तो बोला, आपा अब नहीं दूंगा, अब साइकिल आने के बाद दूंगा, कहकर सबाना की गोद से उतरकर भाग गया। सबाना भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगी। तभी बीच में सबीहा को देखकर ठिठक गई। तो सबीहा ने कहा, अब इसे तो बख्श दो सबाना, मम्मी अब्बू की जान लेकर अभी तुम्हारा मन नहीं भरा क्या, जो इस मासूम की जान के पीछे पड़ी हो। सबीहा के मुंह से इतने तीखे शब्द सुनकर सबाना तड़प उठी और सबीहा से बोली, सच बताइए आपा, अम्मी की जान किसने ली है? उस दिन ना तो मैं घर पर थी न ही अब्बू थे, तो हो सकता है कि अम्मी की जान आपने ही ली हो, कहकर सबाना चुप हो गई। सबाना की बात सुनकर सबीहा को जैसे सांप सूंघ गया हो। फिर वो कपकपाती आवाज में सबाना से बोली, मैं भला क्यों मारूंगी अम्मी को, कहीं तो पागल पागल तो नहीं हो गई है जो इस तरह की बहकी बहकी बातें कर रही है, कहकर सबीहा चुप हो गई। तो फिर सबाना बोली, अच्छा तो तू नहीं मार सकती है, मैं मार सकती हूँ, आखिर ऐसी क्या दुश्मनी थी अम्मी अब्बू से मेरी, बताइए आपा, कहकर सबाना रोने लगी। सबाना को इस तरह से रोता हुआ देखकर सबीहा बोली, मुझे माफ कर दे सभी, मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी जो मैं सही का गलत का निर्णय नहीं कर पाई, कहकर सबाना को गले से लगा लिया। सबाना का मन भी आज पूरी तरह से साफ हो चुका था। दोनों बहनों को इस तरह से गले मिलता हुआ देखकर आसिफ भी आकर उनके गले से लग गया और बोला, आज से हम तीनों की मीठी वाली दोस्ती पक्की। आसिफ की बात सुनकर दोनों बहनें हंस पड़ी और बोली, इसी बात पर एक मीठी वाली झप्पी हो जाए तो, जिसे सुनकर आसिफ फिर से भागने लगा। तो सबाना ने कहा, बुद्धू कहीं के, भाग क्यों रहे हो, आओ हम लोग कुछ नहीं करेंगे। जिसे सुनकर आसिफ ने कहा, पहले प्रॉमिस कीजिए फिर आऊंगा। अच्छा बाबा आ जाओ, प्रॉमिस। जब सबाना और सबीहा ने किया
तो आसिफ दौड़कर नीचे चला आया और सबीहा से बोला, अच्छा आपा, अब बहुत जल्दी खाना लगा दीजिए, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, अभी लाती हूँ मेरी जान। कहकर सबीहा ने स्पेशल चिकन बिरयानी लाकर आसिफ के सामने रखी तो आसिफ खुशी से उछल पड़ा और बोला, वाओ, स्पेशल चिकन बिरयानी, वो भी अम्मी वाली। आपा, आपने कब बनानी सीखी? बस तेरे लिए सीख लिया। अब तू जल्दी से चक्कर बता कि कैसी बनी है, अम्मी के हाथ वाला टेस्ट है कि नहीं। सबीहा के इतना कहते ही आसिफ ने बिरयानी का एक कौर मुंह में डालते हुए कहा, सचमुच आपा, लग ही नहीं रहा है कि बिरयानी आपने बनाई है। ऐसा लग रहा है जैसे अम्मी आकर खुद ब खुद बना गई हैं। सबाना आपा, विश्वास ना हो तो आप खुद चेक कर देख लीजिए। आसिफ के इतना कहते ही सबाना प्लेट लेकर बैठ गई और सबीहा से बोली, आपा आप भी आइए, हम सब आज साथ मिलकर खाना खाते हैं। सबाना के इतना कहते ही सबीहा भी आकर बैठ गई और दोनों बहनें आसिफ को बारी बारी से खिलाने लगीं। आसिफ अपने प्रति बहनों का ये प्यार देखकर रुआं सा हो उठा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें छुपाते हुए वह बोला, कितना खिलाएंगी आप दोनों मुझे? खिला खिलाकर मेरी जान ले लेंगी क्या? अरे आप दोनों खुद भी तो खाइए, तब से मुझे ही खिलाती जा रही हैं। कहकर वहां से उठकर सीधे वॉशरूम की तरफ चला गया। इतने में सबाना की सभी बहनें भी आ गईं और बोलीं, अरे वाह भाई वाह, अकेले अकेले बिरयानी उड़ाई जा रही है, हमें भी तो दीजिए। हाँ क्यों नहीं आपा, लीजिए। कहकर सबाना सबको सर्व करने लगी। थोड़ी देर बाद आसिफ जब वॉशरूम से बाहर आया तो उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं, जिसे देखकर सबाना ने भांप लिया था कि आसिफ छोटा है तो क्या हुआ, समझता तो सब कुछ है, दर्द का एहसास उसे भी तो होता है। आज सुबह से ही सबीहा के निकाह की सारी तैयारियां चल रही थीं। घर में बड़ी रौनक थी, हर कोई अपने में व्यस्त दिखाई दे रहा था। सबाना भी बहुत व्यस्त दिखाई दे रही थी। उसका एक पैर घर के बाहर तो दूसरा अंदर रहता था। हर कोई उससे कुछ न कुछ बार बार पूछने चला रहा था, लेकिन उसके बाद भी आज उसके मन में कोई झल्लाहट नहीं थी। शायद जो जिम्मेदारी उसने ली थी उसको पूरा करने का संकल्प ले रखा था उसने। ये अपनी अम्मी से काम करने का हुनर सीख लिया था कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमें घबराना नहीं चाहिए। दूल्हे आदिब मियाँ भी सफेद शेरवानी में काफी जच रहे थे। ऊपर से ताजे गुलाब के फूलों और सफेद मोतियों की लड़ियों से सजे सहरे से उनकी खूबसूरती में जैसे चार चांद लगा दिए थे। बारात सबीहा के घर के लिए निकल चुकी थी और सबीहा के घर पहुंचने ही वाली थी। सुर्ख लाल रंग के जोड़े में सबीहा भी पार्लर से तैयार होकर आ चुकी थी और गजब की खूबसूरत लग रही थी। जो भी आ रहा था सबीहा और उसके जोड़े की प्रशंसा किए बगैर नहीं जा रहा था और साथ में सबाना की पसंद की भी दाद दे रहा था। खैर थोड़ी ही देर में बारात दरवाजे पर आ गई। आसिफ को आगे करके सबाना और उसकी बड़ी बहनों ने बारात की अगवानी की। तत्पश्चात बारातियों को जलपान कराया गया कि उसके बाद काजी साहब ने निकाह के लिए दूल्हा और दुल्हन को बिठाने के लिए कहा। वैसे तो आदिब ने सबीहा को कई बार देखा था, लेकिन आज लाल रंग के सरारा सूट और दुपट्टे में सबीहा को देखकर आदिब की नजरें नहीं हट रही थीं। फिर काजी साहब ने जैसे ही कहा कि कबूल है तो आदिब ने फौरन बोल दिया, कबूल है। फिर काजी साहब ने यही प्रश्न दोनों से बारी बारी से दोहरवाए और निकाह की प्रक्रिया पूरी हो गई। उसके बाद दोनों पक्षों ने दूल्हा दुल्हन को बधाइयां दी। निकाह की रस्में जैसे ही पूरी हुई तो जसबीर भी अपनी अम्मों के साथ पहुंच गया और निकाह में देरी से पहुंचने के लिए खेद जताया। कुछ लोग उसके खेद जताने पर मुस्कुरा भी रहे थे कि बंदा अब क्या करने आया है, लेकिन सबाना ने कहा, कोई बात नहीं, कभी कभी देर हो जाती है, हमारे लिए यही बहुत है कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर आए तो सही। सबाना की बात सुनकर जसबीर की अम्मू मुस्कुरा उठी और सबाना से बोली, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। मनप्रीत की बात सुनकर सबाना बोली, आंटी इन्हें मुबारकबाद दीजिए, ये है मेरी आपा जिनका आज निकाह हुआ है। सबाना के इतना कहने पर मनप्रीत ने दूल्हा दुल्हन को मुबारकबाद दी और सबाना से बोली, मैं तो तुम दोनों को देखकर कंफ्यूज हो गई थी कि इसमें से कौन सी दुल्हन है। वैसे तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो। धन्यवाद आंटी। कहकर सबाना ने मनप्रीत से कहा, अच्छा आंटी आप नाश्ता कर लीजिए, फिर हम लोग बातें करते हैं। कहकर सबाना नाश्ते का एक पैकेट
मनप्रीत को पकड़ा गई और एक लड़के से जसबीर के लिए नाश्ता देने को कहकर शकील चाचा के पास आकर कहने लगी कि चाचा, जितना मुझसे बन पाया मैंने किया, कोई कमी रह गई हो तो अपनी इस नादान बेटी को माफ कर देना। शबाना की बात सुनकर शकील चाचा बोले, नहीं बेटा, तुमने जो भी इंतजाम किए बहुत अच्छा किया। इमरान होता तो भी शायद इससे अच्छा नहीं कर पाता। अच्छा, अब एक काम करो, जल्दी से विदाई की तैयारी करवाओ, तब तक मैं बाकी लोगों को भेजता हूँ। कहकर वो बारातियों के पास चले गए और शबाना अंदर आ गई विदाई की तैयारी करवाने। सबीहा को विदाई करा के ज्यादा दूर नहीं जाना था, लेकिन विदाई तो विदाई होती है जो हर लड़की को अपना घर छोड़कर जाते वक्त दुखी कर देती है, जहाँ उसने अपने जीवन के इतने बसंत गुजारे होते हैं। सबीहा का भी इस समय रो रो कर बहुत बुरा हाल था। सबीहा की बहनें उसको तैयार कर रही थीं, लेकिन अंदर ही अंदर सबीहा का दिल बैठा जा रहा था। रह रह कर उसको न जाने क्यों आज अम्मी अब्बू की बार बार याद आ रही थी। तभी आसिफ कमरे में आ गया, जिसे देखते ही सबीहा ने कहकर अपनी बाहों में भर लिया और रोना शुरू कर दिया। आसिफ भी सबीहा को इस तरह से रोता हुआ देखकर रोने लगा, जिसे उसकी बहनों ने सबीहा से अलग कर दिया। अलग होने के कुछ देर बाद तक भी आसिफ सिसकता रहा, जिसे देखकर वहां बैठा हर पत्थर दिल भी पसीजे बगैर नहीं रह सका। शबाना अभी तक सबीहा के पास नहीं आई थी। सबीहा का सामना करने से वो डर रही थी। तभी सबीहा ने आकर उसे पकड़ लिया और गले मिलकर रोने लगी। शबाना ने किसी तरह से अपने आप को सबीहा से अलग किया और बाहर आकर कुछ लड़कों से बोलकर सबीहा का सामान गाड़ी में रखवाने लगी। थोड़ी देर बाद सबीहा की विदाई हो गई और सबीहा अपने ससुराल चली गई। सबीहा की विदाई हो चुकी थी, सारे मेहमान घर से जा चुके थे। सबीहा की बड़ी आपा भी आज जा रही थीं और जाते जाते शबाना को समझा रही थीं कि देख शबाना, लड़कों से ज्यादा मेल जोल ठीक नहीं। तू तो जानती है कि ये गांव कैसा है। यहाँ थोड़ी सी बस चिंगारी मिलनी चाहिए, फिर धुआं उठते देर नहीं लगती। इसलिए अब जरा संभल कर रहना। अपनी बड़ी आपा की बात सुनकर शबाना ने कहा, पर आपा, आप तो जानती हैं कि मैं किसी से मेल जोल नहीं रखती। गांव के लड़के क्या कहते हैं, मैं इस पर भी ध्यान नहीं देती। फिर भी ना जाने क्यों सब मेरे पीछे पड़े रहते हैं। क्या मैं नहीं जानती कि वो अपने माँ बाप के पीठ पीछे क्या गुल खिलाते रहते हैं। शबाना की बात सुनकर उसकी बड़ी आपा ने फिर कहा, देख शबाना, वो क्या करते हैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तू बस ठीक से रहे, वरना एक बार यदि इज्जत उछल जाती है तो बार बार उछलते देर नहीं लगती। सबीहा का निकाह हो ही गया, अब तेरे लिए भी कोई अच्छा सा लड़का देखकर तेरा निकाह करा देती हैं। रहने दीजिए आपा, मुझे निकाह की कोई जल्दी नहीं है। कभी सोचा है मेरे जाने के बाद आसिफ का क्या हाल होगा? तो क्या तू आसिफ के लिए आजीवन कुंवारी बैठी रहेगी? फिर जब तेरी शादी की उम्र निकल जाएगी तो कौन निकाह करेगा तुझसे? कभी इस बारे में भी सोचा है? रहने दीजिए आपा, मुझे नहीं सोचना है अभी, जब करना होगा तो सोच लूंगी। ठीक है, अपना और आसिफ का ख्याल रखना, कहकर बड़ी आपा चली गईं। सबके जाने के बाद शबाना को घर एकदम खाली खाली लग रहा था। ऊपर से खाना बनाने की टेंशन अलग। सबीहा के रहते शबाना ने कभी खाना नहीं बनाया था। हालांकि उसका खाने का मन तो नहीं था, किंतु आसिफ के लिए उसे खाना तो बनाना था। शबाना यही सोच रही थी कि तभी आबिद और सबीहा आ गए और साथ में खाने का ढेर सारा सामान भी ले आए। आबिद और सबीहा को अचानक देखकर शबाना हैरान रह गई और उसके मुंह से अचानक ही निकल गया, अरे आपा आप, वो भी अचानक? क्या तुझे खुशी नहीं हुई मुझे यहाँ अचानक देखकर? शबाना की बात सुनकर सबीहा ने कहा, नहीं आपा, ऐसी कोई बात नहीं, खुशी तो बहुत हुई, पर आप ऐसे अचानक आ जाएंगी मैंने सोचा नहीं था। हाँ, मैं और आबिद आज शहर गए थे तो रास्ते में पता चला कि बड़ी आपा भी चली गई हैं, तो मैंने सोचा तुझे खाना बनाना तो आता नहीं, इसलिए कुछ लेती चलूं। वो तो ठीक है आपा, पर मुझे अब कुछ ना कुछ बनाना तो सीखना ही पड़ेगा, अपने लिए नहीं तो आसिफ के लिए ही सही। आप बेकार में परेशान हुई, मैं बना लेती कुछ। लगता है तुझे मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। अच्छा, मैं चलती हूँ, कहकर सबीहा जाने के लिए उठ खड़ी हुई तो आसिफ ने कहा, आपा आज रुकिए ना,
नहीं रुक सकती मेरी जान, घर पर किसी को बताकर नहीं आई हूँ, कहकर सबीहा निकलने लगी तो शबाना ने कहा, आपा आप मेरी बात का बुरा मत मानना, वो तो मैं इसलिए कह रही थी कि आपकी अभी नई नई शादी हुई है तो पता नहीं आपके घर वाले क्या सोचेंगे। मैं जानती हूँ सभी, कहकर सबीहा चली गई। सबीहा के जाते ही आसिफ खाने पर टूट पड़ा और शबाना से बोला, ये देखिए आपा, क्या लजीज पिज्जा और बर्गर है। हाँ वो तो लजीज होगा ही। अच्छा ये बता, खाने में क्या बना लूं? जैसे ही शबाना ने कहा, आसिफ जोर जोर से हंसने लगा और बोला, आप और खाना रहने दीजिए आपा, आइए आप भी बैठकर यहीं खा लीजिए। अच्छा अभी बताती हूँ तुझे, बहुत शैतान हो गया है आजकल, कहकर शबाना उसे एक चपत लगाने ही वाली थी कि उसकी अम्मी की बात याद आ गई उसे। जैसे वो कह रही हो कि तुम 7 बहनों के बीच में इकलौता भाई है ये, फिर भी तुम लोग इसे परेशान करती रहती हो। जिस दिन मैं नहीं रहूंगी, ना जाने क्या हाल करोगी तुम लोग इसका। रुक क्यों गई आपा, मार लीजिए ना, बहुत दिनों से अब्बू के हाथों से मार नहीं खाई, इसीलिए थोड़ा शैतान हो गया हूँ, कहकर उसने शबाना के आगे अपना सिर कर दिया। सचमुच तू बहुत शैतान हो गया है, अम्मी के लाड़ प्यार ने तुझे ज्यादा ही बिगाड़ दिया है, शबाना ने आसिफ के गालों को खींचते हुए कहा। अच्छा बहुत दर्द हो रहा है, तुझे एक काम करती हूँ, तुझे कुछ दिनों के लिए बड़ी आपा के पास भेज देती हूँ। जब वो रोज रोज तेरे कान खिंचवाएंगी तो तेरी सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। रहने दीजिए आपा, मैं ही ठीक हूँ, कहकर आसिफ मुंह बनाकर बैठ गया तो शबाना को भी उसकी मासूमियत देखकर दया आ गई और वो आसिफ से बोली, मैं तो मजाक कर रही थी। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।